बीमार बहू को कामचोर बोलकर मायके भेजा। 10 दिन बाद घर का नर्क जैसा हाल देख सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसे हम अक्सर चार दीवारी के पीछे छिपा देते हैं। एक ऐसी बेटी जो ब्याह कर आती है तो गृह लक्ष्मी बनकर, लेकिन उसे बिना वेतन के नौकरानी बना दिया जाता है। लेकिन जब सब्र का बांध टूटता है तो गूंज बहुत दूर तक जाती है। गौरी रसोई के ठंडे फर्श पर बैठकर बर्तनों का ढेर मांज रही थी। उसकी हथेलियां पानी से और साबुन की वजह से सफेद पड़ चुकी थी और उंगलियों की पोरों में एक अजीब सी जलन हो रही थी। बाहर सूरज डूबने को था, लेकिन गौरी के काम का सूरज अभी तक ढला नहीं था। सुबह के 4 बजे से जो भागदौड़ शुरू हुई थी वह अब रात के 8 बजे तक भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। कमर में एक मीठा मीठा सा दर्द अब असहनीय पीड़ा में बदल चुका था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे पर आया पसीना पोंछा और एक पल के लिए दीवार से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे शरीर का पोर पोर चिक्कर आराम मांग रहा है। तभी बाहर से एक तीखी और कर्कश आवाज ने उसके कानों के पर्दे फाड़ दिए। अरे ओ महारानी, रसोई में सो गई क्या? अभी रात का आटा गूंथना बाकी है और तुम वहां आराम फरमा रही हो? यह आवाज अवंतिका जी की थी, गौरी की सास, जिनकी नजरों में बहू का एक पल भी बैठना किसी अपराध से कम नहीं था। गौरी ने हड़बड़ा कर उठी और उसने उसके पैरों में झंझनाहट हुई। आंखों के सामने अंधेरा सा छाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। जी माँ जी, बस बर्तन हो गए, आटा ही लगा रही हूँ। गौरी ने अपनी कांपती आवाज को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन अवंतिका जी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनकी नजरें किसी निरीक्षक की तरह रसोई के कोने कोने को टटोल रही थी। उनकी नजर सिंक के पास गिरे पानी की 2 बूंदों पर पड़ी। यह क्या है गौरी? तुम्हें 1000 बार समझाया है कि काम ऐसे करो जैसे पूजा की जाती है। यह सिंक के पास पानी क्यों फैला है? अगर मैं फिसल गई तो, या मेरा बेटा फिसल गया तो? तुम्हें तो बस काम निपटाने की पड़ी रहती है। सलीका तो जैसे मायके में से सीख कर ही नहीं आई। गौरी का मन किया कि कह दे, माँ जी अभी 15 लोगों का खाना बनाकर पूरे घर का पोछा लगाकर हटी हूँ, हाथ कप कांप रहे हैं इसलिए पानी गिर गया। लेकिन संस्कार और मर्यादा ने उसके होठों को सिल दिया। उसने चुपचाप कपड़ा उठाया और फर्श पोंछने लगी। अवंतिका जी वहां से बड़बड़ाती हुई चली गई। गौरी की आंखों में आंसू छलक आए। तो शादी को केवल 6 महीने हुए थे। उसके पिता ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर उसे घर से विदा किया था। सोचा था बेटी राज करेगी, ससुराल वाले खाते पीते घर के हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इस घर की चमक धमक को बरकरार रखने के लिए जिस ईंधन की जरूरत थी वह गौरी का खून पसीना था। अवंतिका जी को सफाई का ऐसा जुनून था जो बीमारी की हद तक पहुंच चुका था। एक बार झाड़ू लगाने के बाद अगर धूल का एक कण भी दिख जाए तो वह गौरी से दोबारा पूरा घर साफ करवाती थी। सोहे फेंके कुशन अगर 1 इंच भी टेढ़े होते तो गौरी को सुनना पड़ता। रात का खाना परोसते समय गौरी की हालत बहुत खराब थी। उसे लग रहा था जैसे उसे बुखार चढ़ रहा है, शरीर तप रहा था। उसने आलोक अपनी पति को ओर देखा। आलोक अपनी माँ से बातों में मशगूल था। उसे गौरी का पीला पड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया, या शायद देखकर भी उसने अनदेखा कर दिया। गौरी ने कांपते हाथों से आलोक की थाली में रोटी रखी। अरे गौरी, यह रोटी तो ठंडी है, माँ सही कहती है, तुम्हारा ध्यान आजकल काम में नहीं रहता, दिन भर करती क्या हो तुम? आलोक की यह शब्द गौरी के दिल पर किसी पत्थर की तरह लगे। दिन भर क्या करती हूँ, यह सवाल उस औरत से पूछा जा रहा था जिसने सुबह से बैठकर एक घुट पानी भी चैन से नहीं पिया था। माफ करना, मैं अभी दूसरी लाती हूँ। गौरी मुड़ी और रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन अभी वह 2 कदम ही चल पाई थी कि उसके पैरों ने जवाब दे दिया। आंखों के सामने एक दृश्य घूमने लगा। छत का पंखा, दीवारें और आलोक का चेहरा सब कुछ धुंधला होकर एक काले भंवर में समा गया। एक जोर की आवाज के साथ गौरी फर्श पर गिर पड़ी। गौरी, गौरी! आलोक की चीख निकल गई। वह अपनी कुर्सी गिराते हुए भागा और गौरी के पास पहुंचा। अवंतिका जी भी घबरा कर उठी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता से ज्यादा झुंझलाहट थी। आलोक ने गौरी का सिर अपने गोद में रखा और उसके गाल थपथपाए। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। माँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है, यह तो होश में ही नहीं आ रही, हमें अभी डॉक्टर के पास चलना होगा। अवंतिका जी ने नाक सिकोड़ी। अरे काम से बचने के बहाने हैं ये सब, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, अभी रात को डॉक्टर के पास जाने का क्या मतलब? आलोक ने पहली बार माँ की बात काटी। नहीं माँ, आप इसका शरीर छू कर देखिए, यह जल रही है, अगर कुछ हो गया तो। आलोक गौरी को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच करने के बाद जो कहा उसने आलोक के होश उड़ा दिए। मिस्टर आलोक, आपकी पत्नी को केवल बुखार नहीं, यह एक्सट्रीम एग्जॉशन यानी अत्यधिक थकान और कमजोरी का शिकार है। इसका रक्तचाप भी बहुत कम है और शरीर में खून की कमी भी है। ऐसा लगता है जैसे यह महीनों से बिना आराम किए काम कर रही है। अगर अब इन्होंने आराम नहीं किया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर के शब्दों ने आलोक को शर्मिंदा कर दिया। वह अपनी पत्नी की खामोश चीखों को सुन नहीं पाया था। उसे घर लाया गया, दवाइयां दी गई। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी, अगले 15 दिन पूर्ण विश्राम, बेड रेस्ट, न झाड़ू, न पोछा, न रसोई। अगली सुबह जब आलोक ने यह बात अवंतिका जी को बताई तो घर में महाभारत छिड़ गई। क्या 15 दिन आराम? तो घर का काम कौन करेगा? मैं इस बुढ़ापे में मैं अब चूल्हा चौका संभालूंगी। डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ये सब नाज नखरे हैं और कुछ नहीं। अवंतिका जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ, डॉक्टर ने साफ मना किया है, गौरी खड़ी भी नहीं हो सकती। आलोक ने समझाने की कोशिश की। तब अवंतिका जी ने अपना फैसला सुनाया।
एक ऐसा फैसला जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान को तोड़ कर रख दे। तो फिर सुन ले आलोक, अगर यह यहाँ पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ेगी तो मुझे यह मंजूर नहीं। ऐसा कर, इसे इसके मायके छोड़ा, जब ठीक हो जाएगी और काम करने लायक हो जाएगी तब ले आना। वैसे भी बीमार ढोर को खूंटे से बांध कर खिलाने का शौक नहीं मुझे नहीं है, इसकी माँ ही इसकी सेवा करेगी। गौरी अपने कमरे में लेटे लेटे सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। उसे आज एहसास हुआ कि इस घर में उसकी हैसियत एक काम वाली मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक मशीन चल रही थी सब खुश थे। जैसे ही मशीन खराब हुई उसे सर्विस सेंटर यानी मायके भेजने की तैयारी हो गई। आलोक कमरे में आया, वह गौरी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गौरी, माँ कह रही है कि मैं जानती हूँ आलोक। गौरी की आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। आप मुझे मायके छोड़ आइए, शायद वही मेरे लिए बेहतर होगा। आलोक ने उसे तैयार किया। गाड़ी में बैठते वक्त गौरी ने एक बार मुड़कर उस घर को देखा जिसे उसने अपने खून पसीनों से सींचा था। आज वह घर उसे काटने को दौड़ रहा था। अवंतिका जी बालकनी में खड़ी थी, चेहरे पर विजय का भाव था, जैसे कोई मुसीबत टली हो। रास्ते भर कार में खामोशी रही। गौरी मायके पहुंच गई। उसकी माँ ने जब अपनी बेटी की हालत देखी तो फूट फूट कर रो पड़ी। जिस फूल सी बेटी को उन्होंने विदा किया था वह अब मुरझाए हुए पत्ते जैसी हो गई थी। मायके में गौरी को वह मिला जिसकी वह असल हकदार थी, प्रेम, देखभाल और सम्मान। माँ के हाथ का खाना, पिता का दुलार और भरपूर नींद। इन 10 दिनों के भीतर ही गौरी के चेहरे की रौनक लौटने लगी। लेकिन शरीर के साथ साथ इन 10 दिनों में गौरी का मन भी बदल रहा था। वह डरी सहमी गौरी नहीं रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह जीने के लिए जिएगी, जाएगी, मरने के लिए नहीं। 10 दिन बाद आलोक उसे लेने आया। वह थोड़ा झिझक रहा था लेकिन गौरी ने सामान्य व्यवहार किया। विदा होते समय उसने पिता से कहा, बेटी अगर फिर तकलीफ हो तो संकोच मत करना, यह घर हमेशा तुम्हारा है। गौरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शाम को जब गौरी और आलोक अपने घर यानी ससुराल के दरवाजे पर पहुंचे तो गौरी के कदम ठिठक गए। दरवाजा खुला था, अंदर से एक अजीब सी बासी गंध आ रही थी। गौरी ने जैसे ही भीतर कदम रखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह घर जिसे वह आईने की तरह चमका कर रखती थी आज किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। ड्राइंग रूम के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। सोफे पर गंदे कपड़ों का ढेर लगा था। अखबार, चाय के झूठे कप, बिस्किट के रैपर सब यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 10 दिनों से यहाँ झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाया गया। तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। गौरी रसोई की तरफ भागी। वहाँ का नजारा तो और भी भयावह था। सिंक में 10 दिन के बर्तनों का पहाड़ खड़ा था। सबसे नीचे के बर्तनों में फफूंद फंगस लग चुकी थी। स्लैब पर दूध फटा हुआ पड़ा था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। फर्श पर सब्जी के छिलके और आटा चिपका हुआ था जो अब सूख कर काला पड़ चुका था। और उस गंदगी के बीच एक स्टूल पर अवंतिका जी बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर कालिक और पसीना। वह एक जली हुई कड़ाही को खुरच रही थी। गौरी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन यह चमक खुशी की नहीं बल्कि एक मुक्त के नौकर के मिल जाने की थी। आ गई तुम, शुक्र है भगवान का। देख रही हो इस घर का क्या हाल हो गया है। 10 दिन में मेरी कमर टूट गई है। यह काम वाली बाई 2 दिन आई और भाग गई। कहती है इतना काम नहीं होगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो। जा कपड़े बदल और लग जा काम पर। पहले यह रसोई साफ कर, फिर पूरे घर का पोछा लगाना। मुझे घर शीशे जैसा साफ दिखना चाहिए आज रात तक। आलोक भी पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि माँ कम से कम गौरी का हालचाल पूछेंगी। गौरी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने चारों तरफ फैली गंदगी को देखा, फिर अपनी सास को। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक शांत ज्वालामुखी था। उसने धीरे से अपना पर्स डाइनिंग टेबल पर, जो कि गंदी थी, रखा और बेहद ठंडी आवाज में बोली, नहीं माँ जी। अवंतिका जी के हाथ रुक गए। उन्होंने ऐसे देखा जैसे गौरी कोई एक दूसरी भाषा बोल दी हो। क्या कहा? नहीं? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मायके से यही सिखाकर भेजा है? गौरी ने सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा, मायके से तो मैं संस्कार और लिहाज लेकर आई थी जो पिछले 6 महीनों से मैंने इस घर की चौखट पर घिस दिए, लेकिन अब और नहीं। गौरी एक कदम आगे बढ़ी। माँ जी, आप कहती थी ना कि घर गंदा रखना पाप है, तो यह पाप आपने कैसे किया? यह घर आपका भी तो है। मैं 10 दिन नहीं थी तो क्या यह घर एक दिन भी साफ नहीं हो सकता था? आपने मुझे इसलिए मायके भेजा क्योंकि मैं बीमार थी, या इसलिए क्योंकि एक टूटी हुई मशीन आपके काम की नहीं थी? जुबान लड़ाती है मुझसे, अवंतिका जी चिल्लाई। जुबान नहीं, अपना हक मांग रही हूँ माँ जी। गौरी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई जिसमें आलोक भी सहम गया। मैं इस घर की बहू हूँ, बंधुआ मजदूर नहीं। मैं घर संभालूंगी, सबका खाना बनाऊंगी, सबका आदर करूंगी, लेकिन अब मैं खुद को मिटाकर आपके इस सफाई के पागलपन को नहीं पालूंगी। गौरी ने सिंक की तरफ इशारा किया। यह जो 10 दिन का कचरा आपने जमा किया है यह मैं साफ नहीं करूंगी। हम अभी इसी वक्त एक फुल टाइम काम वाली बाई रखेंगे जो सुबह आकर झाड़ू पोछा और बर्तन करेगी। उसका वेतन आप या आलोक देंगे। मैं केवल खाना बनाऊंगी और घर की व्यवस्था देखूंगी। और अगर आपको यह मंजूर नहीं है। गौरी ने एक पल के लिए आलोक की तरफ देखा, फिर वापस सास की तरफ।
तो मुझे मेरे पिता ने कहा है कि उनका घर मेरे लिए हमेशा खुला है। मैं एक नौकरानी बनकर यहाँ घुट-घुट कर मरने के से बेहतर वहाँ सम्मान से जीना पसंद करूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक-टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। अवंतिका जी ने आलोक की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वह अपनी पत्नी को डाँटेगा, लेकिन आलोक ने सिर झुका लिया। उसे उन 10 दिनों में पता चल चुका था कि गौरी के बिना इस घर की क्या हालत हो गई थी। वह जानता था कि अगर गौरी आज चली गई तो यह घर सच में बिखर जाएगा। आलोक ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में कहा, माँ, गौरी सही कह रही है। हमने इसे बहुत दुख दिया। कल से काम वाली बाई आएगी और आज आज हम तीनों मिलकर सफाई करेंगे। गौरी अकेली कुछ नहीं करेगी। अवंतिका जी धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। उनका अहंकार उस गंदे फर्श पर चकनाचूर हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि लक्ष्मी को दासी बनाने की कोशिश में वह अपने घर की शांति ही खो बैठी थी। उन्होंने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। उनकी चुप्पी ने उनकी हार स्वीकार कर ली थी। गौरी ने एक गहरी सांस ली। उसे न जीतने की खुशी थी, न किसी को हराने का गम। उसे बस संतोष था कि आज उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर ली थी। उसने एप्रन नहीं पहना, बल्कि सोफे पर से गंदे कपड़े हटाकर आराम से बैठ गई। आज पहली बार वह उस घर में बहू की तरह बैठी थी।